दोस्तों, सरकार हम सभी के लिए एक योजना लेके आई है जिससे हम सभी की जो पेट्रोल कार्स हैं जल्दी ही नई होने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है। एनवायरमेंट और देश का तो पता नहीं, लेकिन हमारी कार्स पहले से कुछ लड़खड़ाती हुई चलने वाली है। बस आप लोगों को E27 के लॉन्च होते ही ये महंगा टॉनिक कार को पिलाते रहना पड़ेगा। किसकी कार किन हालातों में कितनी जल्दी नई हो जाएगी, ये हम इस वीडियो में आगे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी कड़ी मेहनत करके अपना लाखों रुपया कार के ऊपर लगाते हैं और एक कार एंथुसियास्ट होने के नाते इस टॉपिक पे बात करना तो बनता ही है। इस डिस्कशन में हम पॉलिटिकल नजरिए को दूर रखेंगे। तो आइए एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेशोफिस ऑटो की ऑटो टेक सीरीज, जहां आज हम E27 पेट्रोल के इम्पैक्ट को लेकर डीप डाइव करने वाले हैं। E27 पेट्रोल कब तक रोल आउट हो सकता है? E20 के कहर के बाद आप लोग E27 पेट्रोल से अपनी कार को कैसे बचा सकते हैं? अगर आप लोग न्यू बायर्स हैं तो कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? E27 पेट्रोल को लेकर हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? E27 पेट्रोल से बचने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? और साथ साथ में कुछ ऐसे रीसेंट बट सीरियस इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ कार्स में कुछ समय से E20 फ्यूल की वजह से देखे गए हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये हम सभी के इंटरेस्ट में है, इसलिए अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आपका साथ जरूरी है। देखो दोस्तों, गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जो इथेनॉल होता है ये असल में वाटर सॉल्युबल होता है। इसलिए जो इथेनॉल होता है वो किसी भी कंटेमिनेशन को, जो कि पेट्रोल इजीली पिक नहीं करता, उसको ये इजीली पिक कर लेता है। और वही जो कंटेमिनेशन होता है वो इंजन के अंदर जाकर जम जाता है। इंजन में धीरे धीरे रस लगता है। कुछ प्लास्टिक की आइटम भी असल में गलने लग जाती हैं। वो कौन कौन सी आइटम हो सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने E20 वाली वीडियो में बात की है। आप E20 वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए, यूरोप में आज की डेट में भी E20 को वाइडली यूज नहीं किया जाता। वहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में E5 और E10 तक यूज किया जाता है और E20 को आज तक भी वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं आपको आगे पता लग जाएगा। ब्राजील में आज की डेट में E27 पेट्रोल तक को यूज किया जाता है। भारत में E5 का जो मैंडेट था पहली बार 2006 में आया, जबकि जो इसका इंप्लीमेंटेशन था बहुत ज्यादा लिमिटेड था, कुछ शहरों में था। उसके बाद E10 का मैंडेट आया कि पब्लिक सेक्टर की जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो E10 कंप्लायंट फ्यूल को बेचेंगी। हालांकि इसी बीच E5 कंप्लायंट पेट्रोल भी बिकता रहा ताकि कुछ ओल्ड कार्स को थोड़ा कंफर्ट मिल पाए। इसी साल अप्रैल 2025 में हमारी कंट्री ने E20 का जो कंप्लायंस है उसे अचीव कर लिया, जिसके बारे में डिटेल में मैंने E20 वाली वीडियो में बात की थी। और अभी रिसेंटली हमें E27 की न्यूज सुनने को मिल गई, जिसमें E27 के काफी सारे फायदे गिनवाए गए, जिसमें मोटे मोटे तौर पर ट्रेड डेफिसिट को कम करना और फॉरेन करेंसी को बचाना एक अहम मुद्दा था। पहले जल्दी से इस एथेनॉल मिक्सिंग को समझ लेते हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि हम इस कंट्री में गन्ना ही गन्ना उगाएंगे, हमारे पास दूसरे अनाज की कोई कमी नहीं है, और जब ये गन्ना बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाएगा तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जहां तक कि मैंने पिछली E20 वाली वीडियो में कमेंट देखे, उसमें काफी सारे किसानों के भी कमेंट आए कि बहुत सारी गन्ना खेती सिर्फ ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, क्योंकि गन्ने की खेती को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो क्या ऐसा करके हम इकोसिस्टम को बचा रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंट को बचा रहे हैं? ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। तो जैसे भी गन्ना आया उसको प्रोसेस किया, उसका प्योरिफिकेशन किया, उसका एथेनॉल बनाया, उसको ब्लेंड किया, पेट्रोल में ट्रांसपोर्ट किया और फ्यूल स्टेशन पे पहुंचा दिया। मुझे इस केस में जो ज्यादा सुटेबल शब्द लगता है वो मिलावट लगता है, क्योंकि ये जो मिलावट है ये धीरे धीरे हमारी गाड़ियों को मार देगी। हम सभी लोग देश की तरक्की के साथ में हैं, सिर्फ उसके तरीके ऐसे होने चाहिए कि आम लोगों को परेशानी ना हो। तो चलिए जल्दी से अब हम E27 के गाड़ी पर होने वाले कुछ पॉसिबल इंपैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके लिए जो फ्यूल सिस्टम होता है, उसके कंपोनेंट होते हैं, उसको मोटे मोटे तौर पे समझना होगा। देखिए, किसी भी कार में ये फ्यूल टैंक होता है। इस फ्यूल पंप से इस फ्यूल लाइन के थ्रू, ये देखिए ये जो फ्यूल लाइन है, फ्यूल इस फिल्टर में जाता है, यहाँ फ्यूल फिल्टर होता है और उसके बाद इस फ्यूल रेल में चला जाता है, और उसके बाद इन इंजेक्टर्स के थ्रू जो फ्यूल है वो इंजन में चला जाता है। देखिए कुछ इस तरह से ये वही फ्यूल टैंक है जिसमें एक लो प्रेशर पंप है, ये फ्यूल को यहाँ से पंप करेगा, और यहाँ पर एक हाई प्रेशर पंप है जो कि ये इंश्योर करेगा कि इस फ्यूल की जो रेडीनेस है यहाँ फ्यूल रेल में रहे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिलेंडर दिखाया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक इंजेक्टर है, और ये फ्यूल फाइनली कंबशन चैम्बर में पहुंच जाएगा जहां पर कंबशन होगा। लेकिन इसके बीच में बहुत छोटी छोटी और कंपोनेंट होती हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारे रबर की सील्स होती हैं जगह जगह पर। उस फ्यूल लाइन की भी अपनी ड्यूरेबिलिटी होती है, उस टैंक की भी अपनी ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी कि हर चीज, हर कंपोनेंट जहां पर फ्यूल टच हो सकता है, इंक्लूडिंग इंजन, उस सबकी कंपैटिबिलिटी होती है। अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को उस E27 पेट्रोल से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, अगर आपकी कार उसके साथ कंप्लायंट
नहीं है तो। और इशू ये है कि ये आपको एक आध दिन में पता नहीं चलेगा। इन कंपोनेंट्स की मैक्सिमम डिटेल्स मैंने E20 वाली वीडियो में मेंशन भी की है और हमने बात की थी कि जो एथेनॉल होता है वो उसमें वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। आप इस बॉटल में देख सकते हैं, यहाँ पर गैसोलीन और एथेनॉल इन दोनों का एक मिक्सचर है और यहाँ पर एथेनॉल और वाटर के कुछ फेसेस बने हुए हैं जो ऑलमोस्ट आपस में मिक्स हैं। यहाँ पर जो वाटर कंटेंट है देखिए काफी ज्यादा बन गया। यही चीज आप इस टैंक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेट्रोल है और ये एथेनॉल और वाटर का एक मिक्सचर बना हुआ है, यानी कि जैसे ही पंप इसको सक करेगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ये सक करके असल में इन सारी कंपोनेंट में ये जो पानी वाला एथेनॉल है उस गैसोलीन के साथ यहाँ पर ट्रैवल करेगा और अगर आपकी गाड़ी ज्यादा टाइम तक खड़ी होती है तो इन फ्यूल लाइंस में वो सारा का सारा मिक्सचर पड़ा रहेगा और साथ साथ में वही मिक्सचर आपका कंबशन चैम्बर में भी जाने वाला है। जहाँ पर एक प्योर पेट्रोल जाना चाहिए था, एक तो वहां पर एथेनॉल जा रहा है और साथ साथ में वो अपने साथ वाटर और काफी सारे कंटेमिनेशन को भी लेके जा रहा है, जो कि असल में आपकी और मेरी गाड़ी की वाट लगाने वाला है। तो सीधा सीधा यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि गाड़ी के अलग अलग डिजाइन के हिसाब से भी इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है। और हाँ, एक और बात, जो हाई प्रेशर इंजेक्टर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उनमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी, अगर कोई भी चीज उससे कंप्लाइंट ना हो तो उसके खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पर ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको आगे पता लग जाएगा। देखिए, कोई भी फ्यूल उठा के देख लीजिए, हर फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है और किसी भी फ्यूल के बेटर कंबशन के लिए ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैलोरीफिक वैल्यू का सीधा सीधा मतलब जब हम उस फ्यूल की एक यूनिट का एक कंप्लीट कंबशन करेंगे तो उससे कितनी ज्यादा ऊर्जा निकलने वाली है, जो कि असल में डिफरेंट फ्यूल की डिफरेंट होती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और एथेनॉल की। देखिए, ये कैलोरीफिक वैल्यू है जिसकी यूनिट किलो जूल पर केजी है। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई होती है, एथेनॉल की 26,000 से 28,000 के बीच में या इससे कुछ कम ज्यादा भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उस एथेनॉल का सोर्स क्या है। और कम कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है वो कम एनर्जी पैदा करता है। जितना पैसा सरकार इंपोर्ट पर बचा रही है वो हम इस कम कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से और ज्यादा खर्च कर देते हैं। कैसे, हम आगे समझेंगे। देखिए, उसी पेट्रोल में उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जब हम उसमें 5% इथेनॉल मिलाते हैं तो उसकी वैल्यू ये हो जाती है, 10% में ये हो जाती है, 20% में ये हो जाती है और 30% में करीबन इतनी हो जाती है। यानी कि जितनी ज्यादा मात्रा में हम इथेनॉल मिलाएंगे उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू गिरती जाएगी। यानी कि इस मिक्स फ्यूल से आपकी कार को कम एनर्जी मिल रही है। बट इसका क्या मतलब है, आइए जानते हैं। इन दोनों फ्यूल की मिक्सिंग को लेकर देखिए काफी सारी रिसर्च हुई है। उन सभी रिसर्च के जो रिजल्ट हैं वो कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ऐसी ही एक रिसर्च में से मैं 2 डिफरेंट डाटा निकाल के लाया हूं आपके लिए, ताकि हम होने वाले नुकसान को कुछ हद तक समझ सकें। मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होंगे, बट कहीं ना कहीं इसके आसपास ही होने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग अब कैलोरीफिक वैल्यू को जानते हैं। देखिए, इस ग्राफ में ये कार की पावर है और ये उस कार के आरपीएम है। G100 का मतलब प्योर पेट्रोल, ये E10 है, ये E20 है और ये E30 है। अब देखिए G100 की लाइन ये यहां से ये गई, ये E20 की लाइन है और ये E30 की लाइन है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जैसे जैसे हम आरपीएम बढ़ाएंगे, इस E30 फ्यूल की जो पावर जनरेट करने की जो क्षमता है वो कम होती जाएगी। उस कार की जो टोटल पावर है वो खासकर हाई आरपीएम पे काफी गिर सकती है। अब हमने यहाँ पर पावर को तो समझ लिया, चलिए आइए टॉर्क को भी समझते हैं। देखिए, ये टॉर्क है और एक पर्टिकुलर कार का 100% पेट्रोल में ये टॉर्क की पीक वैल्यू है जो करीबन 4000 आरपीएम पे आ रही है। लेकिन देखिए E20 के केस में कितनी ड्रॉप हो गई, ये इसकी पीक है। और E30 के केस में तो ये बहुत ज्यादा गिर गई और वो भी करीबन अब 3500 आरपीएम पर आपको ये पीक मिल रही है और उसके बाद इसने ड्रॉप करना शुरू कर दिया। यानी कि E30 पेट्रोल डलवाकर, हालांकि हमारा टॉपिक E27 का है लेकिन E30 पे भी जाने ही वाले हैं। पावर और टॉर्क धड़ाम से नीचे गिर गए। गाड़ी के जो पार्ट्स खराब होंगे, ये जो नुकसान है ये उसके अलावा नुकसान है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ तक हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे ये फ्यूल हमारी गाड़ी को डिफरेंट तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कटिंग दिखाने वाला हूँ। कुछ मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये 2023 की न्यूज है। अब सरकार E20 पेट्रोल रोल आउट करने वाली है और उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें यह बताया गया कि जो इंक्रीज ब्लेंडिंग है, इस पूरे E20 प्रोग्राम से हम हर साल इतना पैसा सेव करने वाले हैं। और देखिए, मजेदार बात, ऑफर्स इक्विवेलेंट एफिशिएंसी एट लो कॉस्ट देन पेट्रोल। हाउ ह्यूमरस इट इज। यहाँ बोलते हैं इक्विवेलेंट एफिशिएंसी, नहीं है भाई, इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं है।
गाड़ी के इंजन की गाड़ी की एसएससी अलग से होती है। और दूसरी बात है लोअर कॉस्ट देन पेट्रोल। भाई कहाँ लो हुआ, अब बताइए मुझे। और अगर अब 2-4 रुपए एहसान मार के हो भी गए, उसका क्या फायदा, क्योंकि सारा का सारा फ्यूल वैट के अंडर में आता है। अगर सेंटर ने कम भी कर दिया तो स्टेट उसको बढ़ा देगा, वो वहीं का वहीं आ जाएगा। अब एक दूसरी न्यूज की बात करते हैं जो कि एक रिसेंट न्यूज है। गवर्नमेंट फाइनलाइज्ड 27% इथेनॉल ब्लेंडिंग नॉर्म्स बाय अगस्त 2025। देखिए इस साल अगस्त महीने तक एक ऐसी नॉर्म सामने आने वाली है जिसके हिसाब से ये डिफाइन किया जाएगा कि E27 कब तक रोल आउट हो सकता है। अब बस उसका एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। गडकरी साहब यहाँ पर कहते हैं, ये ब्राजील का उदाहरण लेके बोलते हैं कि वहां पर ऑलरेडी 27% यूज हो रहा है। द नॉर्म्स फॉर E27 विल फाइनलाइज बिफोर अगस्त एंड, यानी कि सितंबर तक आप कोई न्यूज सुनने के लिए रेडी रहिए। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड यहाँ पर यह भी क्लेम करता है 11 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑलरेडी डेवलप्ड व्हीकल विद फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स। और इंडिया में अनाज बहुत ज्यादा है और ये फार्मर्स को भी फायदा करने वाला है। अब भाई फार्मर्स को फायदा करेगा, हमको फायदा करेगा, पूरे देश को फायदा करेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली हमको हमारी गाड़ियों को और गाड़ियों पर लगाए गए उस पैसे को बेनिफिट मिलता है तो हाँ, मैं सरकार की एक बात के बिल्कुल साथ हूं, जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो व्यापार घाटा होता है ना वो देश को कंगाल बना देता है। अब इन सब बातों के बीच में एक चीज निकल के आती है कि हमारे पास जो गाड़ियां हैं या हम जो गाड़ियां खरीदने वाले हैं, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं एक और न्यूज कटिंग से करता हूं, इकोनॉमिक्स टाइम की। ये 2025 की न्यूज है जहां वो क्लेम करता है कि होंडा ने कहा है कि 2009 से उसकी जो कार्स हैं वो E20 कंप्लायंट हैं। और इसका जो कंफर्मेशन है ये एक होंडा का ऑफिशियल आर्टिकल है जो कि फरवरी 2025 में आया है और वहां पर डिटेल में इस बात को कहा गया है। और वास्तव में होंडा की कार्स इतनी कैपेबल हैं भी। उसका कारण है होंडा कई सालों से ब्राजील जैसी कंट्री को E20 कंप्लायंट कार्स सप्लाई करता है, उनको एक्सपोर्ट करता है। और मैं समझता हूँ होंडा के अलावा भी काफी सारी कार्स 2022 से काफी पहले E20 कंप्लायंट हो चुकी होंगी। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप अपने कार की जो यूजर मैनुअल है आप उसको रीड कीजिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। अब यहाँ पर सारे डिस्कशन का जो निचोड़ है वो ये है कि कौन कौन से चैलेंजेस हमको रियली में आ सकते हैं या ऑलरेडी आ रहे हैं, और फ्यूचर में E27 पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास बच जाते हैं। चलिए इन सब चीजों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज, डिग्रेड इन फ्यूल इकोनॉमी। E27 के केस में वो 10 से 15% तक गिर सकती है। दूसरा, जो कार की परफॉर्मेंस है, उसकी जो पावर है, उसका जो टॉर्क है, वो भी इस में गिरने वाला है। अगर सीधे सीधे तौर पे हम पावर को समझें, जब हम गाड़ी को स्पीड पर ले जाते हैं, कितनी ज्यादा रफ्तार में वो गाड़ी चल सकती है, आप उसे पावर मान सकते हैं। जब गाड़ी खड़ी होती है, कितनी जल्दी गाड़ी पिकअप ले लेती है, या हाईवे के ऊपर चलते हुए वो गाड़ी कितनी जल्दी ओवरटेक कर लेती है, वो असल में टॉर्क है। और ये दोनों ही असल में 10 से 15% धड़ाम से गिरने वाले हैं। नेक्स्ट चैलेंज है एनवायरमेंटल थ्रेट। एटलीस्ट जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो नीचे जाने वाला है। बहुत सारे किसान मजबूर हैं ग्राउंड वाटर यूज करने के लिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिन रीजन्स में नदियों का खुला पानी है या वहां पर बहुत ज्यादा नहरें हो सकती हैं, तब हो सकता है ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली रहे। इसका जो चौथा चैलेंज है, हर इंसान अपनी कार को उस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड से गाड़ी को नहीं देख पाता। तो ऐसे केस में गाड़ी को कंप्लायंट बनाना, उसको उस तरह से मेंटेन करना और इन सब चीजों को बहुत आसानी से समझना थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल आसान भाषा में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। फिर भी हो सकता है आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज रह जाए। इसका जो पांचवा सबसे बड़ा चैलेंज है, मान लीजिए कोई एक कार E20 के लिए कंप्लायंट है और आपने उसमें E27 फ्यूल डाल दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बेवकूफ नहीं है, वो जानता है उससे नुकसान हो सकता है। ठीक वैसे जैसे आप E10 कार में E20 फ्यूल को डाल देते हो तो वारंटी भी रिस्क पर है। अगला चैलेंज है, मान लीजिए सरकार ने E27 पेट्रोल को और E20 पेट्रोल को अलग अलग कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। अब जो नई कार E27 वाली आ रही है वो भी खुश, E10 वालों की तो गाड़ी फिनिश। अब किसी ने 2025 में एक E20 कंप्लायंट वाली गाड़ी खरीदी है और मान लीजिए 2030 में E20 पेट्रोल आना बंद हो गया। ठीक है, मूड है, आज कुछ मूड है, कल कुछ मूड होगा, बंद कर दिया। तो ये जो सभी गाड़ियां हैं जो E20 कंप्लायंट है या E10 कंप्लायंट है, ये अपनी लाइफ तक खाली लड़खड़ाते हुए पहुंचने वाली है। और इसी के ऊपर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। मेरे भी 2-3 सब्सक्राइबर ने मुझे इसके लिए कांटेक्ट किया। हम बात करेंगे यहाँ पर स्कोडा की कार या फॉक्सवैगन कार की, यानी कि वैग ग्रुप की कार की। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे हमने पहले बात की थी, ये सभी कार्स दिसंबर 2024 से पहले
E10 कंप्लाइंट थी। लेकिन फिर भी अगर मैं गलत कह रहा हूं, आप मैनुअल चेक कर लीजिएगा, हो सकता है दिसंबर 2024 से पहले भी कुछ कार्स E20 कंप्लाइंट हो। और उसका सबसे बड़ा रीजन इनके जो मैक्सिमम पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं और यूरोप वाइडली E10 कंप्लाइंट है। मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि स्कोडा और फॉक्सवैगन कार्स में काफी सारे फ्यूल पंप के इशू आए हैं। आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ने, खासकर मेरे एक सब्सक्राइबर है अमृतसर से, उन्होंने रिसेंटली बताया कि उनकी कार में जो फ्यूल इंजेक्टर हैं सिर्फ E20 फ्यूल की वजह से चेंज हुए हैं। मुझे ध्यान नहीं है उनकी कार वारंटी में थी या आउट ऑफ वारंटी थी, लेकिन उनका जो टोटल एस्टिमेट बना था वो करीबन 1 लाख से ऊपर का था। इसी तरह के बहुत सारे मिसलेनियस इशू डिफरेंट कार्स में आए। हमारे देश में सारी कार्स सर्विस सेंटर्स में नहीं जाती, बहुत सारी कार्स बाहर ठीक होती हैं और मैक्सिमम इश्यूज तो समय रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। लेकिन हमने जो सारी बातें की, ये सारे चैलेंजेस को हमने समझने की कोशिश की, इनके हल क्या हो सकते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा ये सारे सॉल्यूशन हैं, बट किन्हीं सिचुएशंस में आप कुछ फायदा उठा सकते हैं इन ऑप्शन से। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए ऑप्शन 1, आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं चलाते रहिए। अगर आप गाड़ी का कुछ टेक्निकली ध्यान दे पाते हैं, आप किसी लोकल मैकेनिक से बात कीजिए, सर्विस सेंटर में बात कीजिए। जो पार्ट्स उस गाड़ी में रिप्लेस हो सकते हैं, उस गाड़ी को ज्यादा E20 या E27 कंपोनेंट बनाने के लिए आप उन कंपोनेंट को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी है तो शायद उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसका दूसरा ऑप्शन है कि गाड़ी आप जैसी चला रहे हैं चलाते रहिए, गाड़ी में कुछ मत करवाइए। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी ज्यादा पुरानी है और E20 और E27 का रिस्क हमेशा बना रहता है, तो आप उस गाड़ी को सिर्फ सिटी के अंदर ही चलाइए। इंटरसिटी कनेक्टिविटी, हाईवे ड्राइव को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिटी के अंदर कुछ भी होता है तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प फिर भी मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन है, आप CNG और LPG ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर उसका आपका यूज केस है तो। साउथ की काफी सारी स्टेट में LPG को काफी यूज किया जाता है, तो जिन जिन स्टेट्स में जिस तरह की किट्स अवेलेबल हैं वो अप्रूव्ड हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हो, जिससे E20 और E27 फ्यूल का जो लोड है वो आपकी गाड़ी पर कम से कम होगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका यूज केस है तभी आप करवाइए। महीने में अगर 100, 200, 300 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। चौथी ऑप्शन जो असल में एक मिथ भी है, XP95 या जो प्रीमियम पेट्रोल होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, वो आपकी गाड़ी को सेव कर लेंगे। देखिए XP95 के अंदर भी करीबन 10 से 12% इथेनॉल मिलाया जाता है। मैं मानता हूं E20 से बेटर है, लेकिन अगर आज की डेट में आपकी कार E5 या E10 कंप्लाइंट है और E27 आने के बाद यही प्रीमियम पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए, तब आप क्या करेंगे? तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन है, बट कितने लंबे समय तक ये ऑप्शन रहेगा, चीजों में काफी अनसर्टेनिटी है। देखिए अगर आप न्यू कार बायर्स हैं तो आप डीजल इंजन भी ले सकते हो, लेकिन डीजल इंजन के लिए मैं स्ट्रिक्टली ये बोलूंगा, अगर यूज केस है तभी लीजिए, वरना बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि अगर डीजल इंजन का आपका यूज केस नहीं है तो भी वो आपको परेशान करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरी DPF वाली 2 वीडियोज हैं, उनको आप देख सकते हैं। देखिए अब अगला जो ऑप्शन बच जाता है वो बच जाता है EV और हाइब्रिड कार का। अब हाइब्रिड कार में वही इंटरनल कंबशन इंजन तो होगा। अब आज की डेट में असल में वो E20 कंप्लाइंट है, आने वाले टाइम में वो E27 कंप्लाइंट होंगे, तो वो बैटरी पावर के साथ इंटरनल कंबशन इंजन के साथ एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन आज की डेट में कोई हाइब्रिड कार E20 कंप्लाइंट है तो शायद आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफी राइजिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी बहुत सारी कार्स आपको E27 और E30 कंप्लाइंट मिलने वाली है। अब बात करते हैं EV की। देखिए EV को लेना एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव यूज केस है। हमारी भारत की मैक्सिमम जनता जो गाड़ी खड़ी करती है वो स्ट्रीट्स में, कुछ पतली पतली गलियों में जगह जगह गाड़ियां खड़ी करती हैं, लेकिन EV की तरफ, हाइड्रोजन कार की तरफ लोगों को धकेलना, और वो भी इंडिया जैसे इकोसिस्टम के लिए जो स्किल प्रिपेयर नहीं है, एक हाईली वनरेबल एम्बिशियस है। हाँ, कुछ लोगों को EV कार काफी सूट कर सकती हैं, उनको सिर्फ सिटी के अंदर चलना है या उनको एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी चाहिए जहां पर दोनों जगह पर उनकी कार आराम से चार्ज हो जाएगी और ये उनका एक सेकंड व्हीकल है, तो उस केस में EV शानदार है। हालांकि फिर भी उसके कुछ ड्रॉबैक्स लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन ये हो सकता है, यार गाड़ी ले लेते हैं, देखी जाएगी, जैसी मर्जी गाड़ी ले लो, अपनी पसंद की ले लो, जब जैसा होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन इन सभी ऑप्शंस के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको हम सब मिलके यूज कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग वेट करो, मार्केट को देखते रहो, पूरी नजर रखो। मुझे लगता है E27 को रोल आउट होने में करीबन 1 साल तक का वक्त शायद लग सकता है। पहले तो उन पेट्रोलियम कंपनीज को असल में प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको उनके टैंक्स जहां वो स्टोर करते हैं, उसकी हैंडलिंग, उसकी मिक्सिंग, उसकी टेस्टिंग, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन पायलट स्टेज में आपको धीरे धीरे कुछ सिटीज में ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। मैंने बहुत सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप अभी देख रहे थे मैशो विद ऑटो की ऑटोटेक सीरीज, जहां आज हम E27 फ्यूल के इंपैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह का कुछ और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।